हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड लेक्चर है ये। पहला लेक्चर हमने मतलब डिमांड के बारे में हमने बात की और कुछ डिटरमिनेंट्स देखे, इफेक्ट्स ऑफ द डिमांड, वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये एक रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, यानी इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और वो जो रिलेशनशिप है उन दो वेरिएबल्स के दरमियान वो नेगेटिव है, यानी इनवर्स है। नेगेटिव का मतलब है या इनवर्स का मतलब है अगर एक इंक्रीज हो जाएगा दूसरा डिक्रीज होता है, या एक डिक्रीज हो जाएगा दूसरा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। सो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को होल्ड करता है। उनमें से एक वेरिएबल है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी डिमांड। इन दो वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशनशिप को दिखाता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो ये रिलेशन को दिखाता है वो नेगेटिव है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप को ये होल्ड करता है। लेकिन जो ये रिलेशनशिप है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड जो है ये तभी होल्ड हो जाएगी जब हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मानेंगे। तभी मैंने यहाँ पे लिखा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान के, यानी कुछ एजम्पशंस है जिन पे ये लॉ ऑफ डिमांड बेस होता है, उनको कांस्टेंट मान के देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर जो चीज़ें कांस्टेंट है, अगर जो एजम्पशंस कांस्टेंट नहीं रह जाएंगे तो उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं हो जाएगा। हम देखेंगे वो कौन से एजम्पशन है जिन पे लॉ ऑफ डिमांड बेस करता है, जिन पे लॉ ऑफ डिमांड बेस होता है। देखो, पहले मैं आपको बोलूंगा इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। अगर हम प्राइस लेंगे यहाँ से लेंगे क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 100, उस वक्त मैं डिमांड करता हूँ 100 फॉर एग्जाम्पल। अब प्राइस 100 से बढ़ के 110 हुआ, ठीक है, तो मेरी जो डिमांड है वो हो गई डिक्रीज 90। अब प्राइस 90 हुआ, मेरी डिमांड 110 हुई। यही नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी प्राइस जो ही बढ़ गया मैं अपनी डिमांड को कम करता हूँ। जो ही प्राइस डिक्रीज हुआ 100 से लेके 90 हुआ प्राइस, तो मेरी डिमांड 100 से 110 बढ़ गई। जो ही प्राइस 100 से 110 हुआ मेरी डिमांड 100 से 90 हुई। यहाँ से डिमांड है, ये है प्राइस। सो यही इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी को हम ग्राफ में दिखाएंगे। ये तो पता ही, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस को दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस था 100 उस वक्त क्वांटिटी डिमांड फॉर एग्जांपल थी 100। जब प्राइस हुआ 110 उस वक्त क्वांटिटी डिमांड थी 90। जब प्राइस था 90 उस वक्त क्वांटिटी डिमांड थी 100। ठीक है, जब हम इन पॉइंट उसको ज्वाइन करेंगे, किन पॉइंट उसको, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक कर्व बनती है। इस कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं। इट्स अ कर्व, डिमांड कर्व है ये डिमांड कर्व। और इसकी जो शेप है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हमें बताता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वो कौन से वेरिएबल है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तभी जो डिमांड कर्व की शेप है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम होता है, या एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड दो वेरिएबल है। सो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान, सिंपली। लेकिन ये रिलेशन मैंने आपको पहले ही बोला तभी होल्ड हो जाएगी जब हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, यानी कुछ बातें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड बेस होता है या हम उनको कांस्टेंट मानेंगे। अगर वो कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे तो लॉ ऑफ डिमांड जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये होल्ड नहीं हो जाएगा। अब हम एजम्पशनों की बात करेंगे, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। स्टेटमेंट तो आपको समझ आ ही गया।
अब हम एजम्पशनों की बात करेंगे, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस जिन पे लॉ ऑफ डिमांड बेस होता है उन्हीं, अभी मैंने लिखा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हो, वो क्या थिंग्स है, वो कौन सी चीजें हैं, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा जिनको हम कांस्टेंट मानते हैं। पहला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स should remain constant. This is the first assumption of law of demand. यानी जो सब्स्टिट्यूटेड गुड होगा, किसी गुड का जो सब्स्टिट्यूटेड गुड होगा दूसरा, उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। मैंने आपको पहले पिछले वाले लेक्चर में सब्स्टिट्यूटेड गुड्स के बारे में थोड़ा बोला था कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर। उनमें क्या होता है, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स में एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, इन्हीं को सब्स्टिट्यूटेड गुड्स बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो रिलेशनशिप तभी होल्ड हो जाएगी जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स होगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रह पाएगा। देखो मैं एक पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई में लूंगा, प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ वाई गुड, एक्स एंड वाई ये दोनों है सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। फॉर एग्जांपल एक्स का प्राइस 100 है, वाई का प्राइस भी 100 है, ठीक है, प्राइस 100 है। अब क्या हुआ कि एक्स की बात हम करेंगे, अगर एक्स हमने लिया, एक्स की डिमांड तभी बढ़ जाए, ये 90 हुआ तो क्या होगा, ये एक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसका जो प्राइस है, वाई का प्राइस है, ये कांस्टेंट रह जाएगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड होगा। अगर यही हुआ कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स का प्राइस फॉल हुआ, सो जो अगर हम एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वाई अगर फॉल हुआ ज्यादा तो एक्स की डिमांड तो नहीं बढ़ जाएगी क्योंकि वाई का प्राइस चेंज हुआ। सो वाई एक सब्स्टिट्यूट गुड है किसका, एक्स का। सो वाई का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स का, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड एजम्पशन है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री goods, price of complementary goods should remain constant, should remain constant। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच फुलफिल द डिमांड ऑफ ईच अदर, उनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, अगर एक भी मिसिंग होगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होती है, इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल यानी अगर प्राइस ऑफ द कार रिमेन्स कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल राइजेस, सो द डिमांड ऑफ द कार डिक्रीजेस, बिकॉज उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है पेट्रोल, उसका प्राइस बढ़ गया, कारों की प्राइस कांस्टेंट रह गई, लेकिन फिर भी कारों की डिमांड डिक्रीज हुई क्योंकि उसका जो पेट्रोल का प्राइस राइज हुआ। इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल आप लेंगे, अगर हम एक्स एंड वाई, यहां से हम कार लेंगे, यहां से हम पेट्रोल लेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों ये कांस्टेंट रहना चाहिए, यही मैं बताऊंगा। देखो अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, मैंने बोला अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, कार का प्राइस कांस्टेंट रह गया, इसका प्राइस कांस्टेंट रह गया। हो सकता है पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होने से कारों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कारों का प्राइस बढ़ेगा लेकिन पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा मगर कारों का डिमांड बढ़ जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है किसका, कार का, मगर कार का प्राइस इंक्रीज हुआ, पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ। पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होने से कारों की डिमांड बढ़ सकती है
क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो ही कारों का प्राइस इंक्रीज हुआ इनकी डिमांड फिर भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो इसीलिए जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, अगर नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है। ठीक है, यह सेकंड एजम्पशन अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद और एक एजम्पशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कंज्यूमर की इनकम होगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई एक टाइम पीरियड में जिस वक्त वो डिमांड करता होगा, हो सकता है कि वो ज्यादा डिमांड करेगा प्राइस अप होने पर भी, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाएगी। सो इट शुड रिमेन कांस्टेंट, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो जाएगा। यानी कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर उसके पास 100 रुपीज इनकम है, 100 पे वो डिमांड करता था, क्या करेगा डिमांड वो अलग बात है, ये 100 ही रहनी चाहिए। ये नहीं अगर इनकम उसकी बढ़ गई, हो सकता है कि वो प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड ज्यादा करेगा, दैट इज व्हाई इट शुड रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद और एक एजम्पशन है, फोर्थ एजम्पशन, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड रिमेन कांस्टेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी should remain constant, यानी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज करता होगा, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने पहले बोला 10% टैक्स ऑन द इनकम, ये 10% ही रहना चाहिए, यानी उनकी जो पॉलिसी है उनमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो जाएगा। दिस इज द फोर्थ एजम्पशन। पहले एजम्पशन मैं रैप करूंगा, और एक एजम्पशन है कि एक्सपेक्टेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट, शॉर्ट में लिखूंगा आप, यानी जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा या प्राइस डिक्रीज हो जाएगा या किसी गुड़ की शॉर्टेज हो जाएगी, यानी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता है, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कांस्टेंट है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता है कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वो उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता है। जब एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रह जाएंगी तभी हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे एजम्पशंस है, लाइक फैशन शुड रिमेन कांस्टेंट, उसकी एक्सपेक्टेशंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, यानी वो उसकी जो मतलब टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुई तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। सो इन्हीं एजम्पशंस पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड होता है। जब ये एजम्पशंस हम लेंगे, इनको कांस्टेंट मानेंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये था स्टेटमेंट और कुछ एजम्पशंस। शेप पहले याद रखना, शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसको भी हम बैठाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इसकी कुछ एजम्पशंस आपने सीखे, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या रीजन है। ठीक है, लॉ ऑफ व्हाट रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है क्यों होता है, रीजंस क्या है, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्यों होल्ड होता है, यानी प्राइस के डिक्रीज होने पे लोग क्यों ज्यादा खरीदते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं व्हाई मोर इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स। इसका कुछ राज तो होगा, कुछ रीजन तो होंगे। हाँ, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, उसका पहला रीजन ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझो। देखो,
जब हम किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही, डिक्रीज हो जाएगी। यानी बाय कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ द गुड द यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, वाटर की एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी की एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसको बहुत प्यास लगी है, वो घर पहुंचे, उसने माँ को बोला कि मुझे पानी पिलाओ। जब उसने फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर लिया, जब तो उसकी मतलब प्यास बहुत होती है, तो उसका मतलब है उसकी यूटिलिटी इस वक्त बहुत है। जब वो फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर लेता है तो उसको बहुत मजा आ रहा है, यानी उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकली लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसने उसको यूटिलिटी दी 10 यूटिलिटीज, ठीक है। जब इसने दूसरा गिलास ऑफ वाटर लिया, उसकी फॉर एग्जाम्पल उसने 8 यूटिलिटीज दिए। मतलब क्या, उसकी जो यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी जो प्यास है वो धीरे धीरे कम होती जा रही होगी, और उसको अब ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली किसी गुड को यूज करेंगे। सो एनीथिंग, अगर जब हम किसी गुड को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो ये उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। या हम मतलब फॉर एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई बंदा हमें बोलता है कि मैं वहां गया था, मैंने वो खाया, ये खाया, हम क्या बोलते हैं, तो मैं तो वहां गया हूँ, मैंने वो भी खाया है, क्योंकि मैंने वो खाया है, मैंने उसकी यूटिलिटी को चेक किया है, अब मेरे लिए उसकी जो यूटिलिटी है वो कम है, डिक्रीज हो रही है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है बाय कंज्यूमिंग constantly by consuming continuously anything, the utility which we derive from every additional product goes on decreasing। जब हम किसी गुड को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझा? ये मतलब ये समझा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। यूटिलिटी का मतलब है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, वो डिक्रीज होती है जब हम किसी गुड को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कैसे रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का? देखो, जब किसी चीज की यूटिलिटी वांट सैटिस्फाइंग पावर वो पहले फॉर एग्जाम्पल वो धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल पहले जितना था फिर इतना है, डिक्रीज हो रहा है बाय कंज्यूमिंग every additional product the utility that we derived from anything goes on decreasing। so जब utility decrease हो जाएगी तो हर एक कंज्यूमर या इंडिविजुअल वो विलिंग होगा कि मैं पे करूं लेस, इज विलिंग टू पे लेस, willing to pay less and less। तो एक कंज्यूमर तभी खरीदेगा गुड जब उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। क्यों? वाई? बिकॉज उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो ए कंज्यूमर, जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी किसी गुड की, उस गुड के लिए उसका उतना प्राइस भी होता है। जिस गुड के लिए जितनी कम यूटिलिटी होगी उस गुड के लिए उतना कम प्राइस होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के लिए हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी है एज कंपेयर टू वाटर, सो वाटर का प्राइस कम है और गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा है। सो यूटिलिटी मतलब है वांट सैटिस्फाइंग पावर, एक क्योंकि ये डिक्रीज होती है, सो कंज्यूमर जो विलिंग हुआ है कि मैं पे करूं लेस, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। सो तभी हम प्राइस डिक्रीज होने पे ज्यादा खरीदते हैं, यानी वी परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। This is the first reason of law of diminishing marginal utility is the first reason of law of demand। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है अनदर रीजन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है एक गुड दूसरे गुड से रिलेटिवली चीपर बनता है, सस्ता बनता है जब प्राइस डिक्रीज होता है। जब किसी गुड का प्राइस फॉल होता है तो वो गुड रिलेटिवली चीपर बनता है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एक्स एंड वाई, बोथ आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। if the price of x is 100 and the price of y is 100, both are substituted goods। so ये हुआ कि x का प्राइस डिक्रीज हुआ 90, इसका प्राइस कांस्टेंट रह गया 100,
so the demand of X increases, also it becomes the reason of law of demand. this substitution effect भी एक reason है law of demand का, ठीक है, is the substitution effect. second है income effect. income effect यानी जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो डिमांड करता है ज्यादा, ठीक है. देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्राइस इफेक्ट जो है, प्राइस इफेक्ट समझना ये बात. प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है? प्राइस इफेक्ट का मतलब है हाउ मच यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन वी डिराइव व्हेन प्राइस फॉल्स, या हमारी सेटिस्फैक्शन में कितनी चेंज आई प्राइस के चेंज होने से. सेटिस्फैक्शन में कितनी चेंज आई प्राइस के चेंज होने से. प्राइस के चेंज होने से हमारी सेटिस्फैक्शन में या हमारी यूटिलिटी में कितनी चेंज आई, इसी को बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, ठीक है. देखो जो ही किसी गुड का, फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ गुड एक्स, हम एक्स गुड लेंगे. अगर एक्स का प्राइस 100 है इनिशियल पीरियड में, हुआ कि प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस जब डिक्रीज हुआ एक्स का वो हुआ 90, ठीक है. इससे क्या हुआ, इससे दो इफेक्ट पैदा हुए. तो एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो ये किसी दूसरे गुड से रिलेटिवली चीपर बन गया, बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन्हें ये सस्ता बन गया अब, ठीक है. और इससे क्या हुआ, हमारी इनकम मैंने रियल इनकम इंक्रीज हुई. देखो अगर 100 रुपीज इसका प्राइस था हमारे पास, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज इनकम थी, तो हम 100 रुपीज देते थे और एक्स को परचेज करते थे. जब हमारी इनकम अब 100 ही है लेकिन एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ, अब हमें 90 रुपीज देने हैं और खरीदना है एक्स का गुड, और हमारे पास कितनी सेविंग होगी, सेविंग हमारे पास 10 रुपीज हुई. पहले जब 100 प्राइस था उस वक्त सेविंग थी 0, या हमारे पास 10 रुपीज अब सेव हुए. सो उसका मतलब है हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई. नॉमिनल इनकम तो सेम है, 100 पहले भी था, इसका बोल 100 थी पहले भी, प्राइस के चेंज होने पे भी 100 है, लेकिन रियल इनकम इंक्रीज हुई. इसी को बोलेंगे इनकम इफेक्ट. आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, आप इतना याद रखो. सो इनकम इफेक्ट भी एक कारण है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का. क्योंकि प्राइस इफेक्ट अब दो चीजों से बना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. क्यों? क्योंकि जो ही प्राइस फॉल होता है किसी गुड का तो वो पहले सस्ता बनता है, यानी रिलेटिवली चीपर बनता है किसी और गुड से, और ये होता है कि एक कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट बनाता है प्राइस इफेक्ट को. सो जब इनकम इफेक्ट एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि हमारी रियल इनकम चेंज होती है, उससे क्या होता है, हम ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है. सो इट इज अनदर रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. इसके बाद है साइज ऑफ द कंज्यूमर. साइज ऑफ कंज्यूमर यानी अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, यानी साइज बढ़ रहा है कंज्यूमर का, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे. तो इससे भी होता है कि वो भी एक रीजन बनता है डिमांड करो क्या स्लोप जो डाउनवर्ड होता है, या लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है. इतना मुश्किल नहीं है. दूसरा है डिफरेंट यूजेस. अगर किसी गुड का एक ही यूज होगा, फॉर एग्जांपल इस मार्कर का एक ही यूज है कि ये व्हाइट बोर्ड पे लिखता है और कोई यूज इसका नहीं है, तो अगर इस मार्कर का प्राइस चेंज हो जाएगा तो इसकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही यूज है. तो जिस गुड के या जिस कमोडिटी के बहुत सारे यूज होंगे, फॉर एग्जांपल मिल्क, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनके बहुत सारे यूज होते हैं. अगर इनका प्राइस चेंज हो जाएगा कभी तो इनकी डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, यानी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? क्योंकि इनके बहुत सारे यूज होते हैं. तो ये एक कारण बनता है कि लॉ ऑफ डिमांड का, यानी वो लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन बनता है जब डिफरेंट यूज इज द रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बिकॉज डिफरेंट यूज अगर होंगे किसी गुड के, उसके प्राइस जब थोड़ा सा चेंज होएगा, थोड़ा सा भी डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. So this is the reason
ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस ऑफ द गुड, दीज आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी ये वजह बनती है लॉ ऑफ डिमांड की, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड करो कि ये रीजंस है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, साइज कंज्यूमर, डिफरेंट यूजेस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कुछ रीजंस है जिनसे लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड बनता है, या हम ये कह सकते हैं द शेप ऑफ द डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डिफरेंट यूजेस अगर किसी गुड के होंगे वो भी एक रीजन बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, सो हमने अब समझा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके एजम्पशंस हमने पे बात की, और हमने बात की कुछ रीजंस के बारे में, यानी वो कौन से रीजंस है जिनसे लॉ ऑफ डिमांड, यानी शेप ऑफ द डिमांड करो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड की शेप क्या है, ये है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड कभी ऐसा होगा, अगर डिमांड करो की शेप अपवर्ड होगी तो उस वक्त हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हुआ है, यानी कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे जरूर, यानी लॉ ऑफ डिमांड कई जगह फेल होता है, वही हम अब पढ़ेंगे। यानी वो फेल का मतलब है डिमांड करो बन जाएगी अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप जब होल्ड हो जाएगी उस वक्त हम बोलेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है, वही हम पढ़ेंगे। यानी एक्सेप्शंस, यानी वो चीजें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, it's called the exceptions of law of demand, exceptions of law of demand, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड नहीं होती है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन हम बताएंगे फियर ऑफ शॉर्टेज, fear of shortage is the first exception of the law of demand, fear of shortage। देखो fear of shortage का मतलब है, अब कभी कभार मार्केट में स्पेकुलेशन चलती है कि किसी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मार्केट में स्पेकुलेशन चली कि साल्ट शॉर्ट हो जाएगा, साल्ट जो है उसकी जो क्वांटिटी है या अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर ये फियर हुआ कि किसी चीज की कमी हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जब प्राइस भी इंक्रीज होगा, यानी प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ। क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोगों को लगेगा, एक स्पेकुलेशन चल गई मार्केट में कि अब साल्ट अवेलेबल नहीं होगा आने वाले टाइम में, शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज, उनको लगता है किसी चीज की कमी हो जाएगी। जब हमें ये लगता है कि किसी चीज की कमी हो जाएगी, हम क्या करते हैं, वी विल रश इनटू द मार्केट, हम मार्केट में जाते हैं, वहां पे किसी चीज की उस चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं। जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड करती है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, वो प्राइस को अप करता है। आपने देखा होगा कोविड में क्या हुआ, मास्क की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, मास्क की डिमांड बढ़ गई, प्राइस अप हुआ, क्योंकि उनको लगता है शॉर्टेज होगी, आने वाले टाइम में मास्क ही नहीं मिलेंगे, फियर ऑफ शॉर्टेज, स्पेकुलेशन चलती है मार्केट में, वो ये नहीं अवेलेबल नहीं होगा, पेट्रोल अवेलेबल नहीं होगा आने टाइम में, वो नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर उस वक्त वो उस मोमेंट को गेन करता है, वो प्राइस को अप करता है, और कंज्यूमर फिर भी परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं, फियर ऑफ शॉर्टेज है, उनको लगता है कि आने वाले टाइम में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्राइस के बढ़ने पे भी वो डिमांड करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड फॉल होगी, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बोल रही है, और डिमांड करो बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग। सो फियर ऑफ शॉर्टेज इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अगर एक्सेप्शन शॉर्टेज फियर होगा कि शॉर्टेज हो जाएगी आने वाले टाइम में, उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है गिवन गुड्स, गिवन गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं होल्ड होता है, गिवन गुड्स। पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया था गुड्स के बारे में, हम अलग सा एक वीडियो बनाएंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड विद रिलेशन विद प्राइस। फिलहाल आप इतना समझो, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन पर एक कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत सारा पोर्शन खर्च करता है, यानी लार्ज पोर्शन ऑफ हिज इनकम स्पेंड ऑन गिवन गुड्स। एंड गिवन गुड्स जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी जो भी गिवन गुड है वो एक इंफीरियर गुड है। इनमें क्या होता है, गिवन गुड्स में जो ही प्राइस बढ़ता है इनकी डिमांड भी बढ़ती है, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी गिवन गुड का केस जो है,
तो इनका प्राइस जब बढ़ेगा इनकी डिमांड भी बढ़ती है। क्यों? देखो, गिवन गुड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, मतलब ये सेकंड हैंड गुड है, सेकंड हैंड गुड। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं संडे मार्केट से क्लोथ बाय करता हूं, वो तो सेकंड हैंड गुड है, वो तो एक गिवन गुड है। मैं क्लोथ्स बाय करता हूं, ठीक है, मगर सेकंड हैंड। सो अगर इन सेकंड हैंड क्लोथ्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो मैं डिमांड कम करूंगा। क्यों करूंगा कम? क्योंकि पहले में अगर सेकंड हैंड क्लोथ्स मेरे पास 100 रुपीज होते थे और मैं 100 में क्लोथ्स बाय करता था, ठीक है, अब उनका प्राइस यानी क्लोथ का प्राइस 100 था सेकंड हैंड क्लोथ्स का, अब डिक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल अब 80 हुआ, तो मेरे पास 20 रुपीज की सेविंग हुई, मेरी रियल इनकम बढ़ गई। तो मैं स्विच ऑन करूंगा सेकंड हैंड क्लोथ से लेके वो क्लोथ जो मैं एक माल से या किसी दुकान से खरीदूंगा, ठीक है, मैं स्विच ऑन करूंगा। सो अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, मेरे पास तो इनकम ही नहीं है, मेरे पास उतनी ही इनकम है, हाँ मैं परचेज कर सकता हूँ सेकंड हैंड क्लोथ्स, तो मेरी डिमांड भी बढ़ती है क्लोथ्स की, सेकंड हैंड क्लोथ्स की। अगर इनका प्राइस डिक्रीज हुआ, सेकंड हैंड क्लोथ्स का, गिवन गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलता है मेरी रियल इनकम इंक्रीज होती है। नॉमिनल इनकम तो 100 ही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब उसका प्राइस 80 है, मेरी अब मुझे 80 ही देने हैं और वही क्लोथ्स बाय करना है अगर मैं सेकंड हैंड पे जाऊंगा। अगर या मैं ये भी कर सकता हूं, मैं अब शिफ्ट करूंगा, मतलब वो क्लोथ जो मैं माल से या किसी दुकान से खरीदूंगा। सो ये गिवन गुड्स में रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के दरमियान डायरेक्ट। यहाँ पे डिमांड करूँ जो है वो ऐसे बनती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड करूँ गिवन गुड्स में, क्योंकि गिवन गुड वो इंफीरियर गुड है जिस पर कंज्यूमर एक लार्ज पोर्शन का इनकम का खर्च करता है। ठीक है, आप इतना याद रखो कि फियर ऑफ शॉर्टेज इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स इज द सेकंड एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप पे प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इट्स रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखोगे, गिवन गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। ठीक है, तीसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ठीक है, कभी कभार इग्नोरेंस भी एक वजह बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। यानी एक कंज्यूमर को या एक इंडिविजुअल को ये मतलब वो ये सोचता है अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी कम ही होगी। सो अगर किसी चीज का प्राइस हाई होगा तो इसकी क्वालिटी हाई होगी, यही हम सोचते हैं ना। जो जिसका ज्यादा प्राइस होगा हम बोलते हैं इतना अच्छा गुड है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका वो है, इसका ये है। जिसका जितना ज्यादा प्राइस कम होगा हम बोलते हैं इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस वो इग्नोरेंस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। तो वो तभी करता है गुड को परचेज यानी कंज्यूमर जब उसका प्राइस हाई है, क्योंकि वो प्राइस को किससे रिलेट करता है? क्वालिटी से। वो बोलता है प्राइस हाई है क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस लो है क्वालिटी लो होगी। सो एनी कंज्यूमर हु वांट्स बेटर क्वालिटी, जब उसको बेटर क्वालिटी होनी चाहिए तो प्राइस उसका अप होगा, तभी एक कंज्यूमर समझेगा। तो कंज्यूमर क्या समझता है? प्राइस ज्यादा होगा क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये भी एक वजह बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। इग्नोरेंस इज अनदर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद है शेयर मार्केट। फोर्थ मार्केट है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पे भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयरों की डिमांड तभी होती है जब उनका प्राइस इंक्रीज होता है, यानी मोर शेयर्स आर डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज अप। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस ऑफ डिमांड फॉलो। सो यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बनती है डिमांड करो। सो शेयर मार्केट पे भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है और एक फैशन रिलेटेड गुड्स, उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है। फैशन रिलेटेड गुड्स मतलब किसी चीज का फैशन बन गया, उस बंदे ने लिया है या उस घर वाले ने वो गाड़ी ली, फैशन बन गया, अब ये लगाओ वो कपड़े लगाओ, तो लोग बाय करते हैं। हालांकि उनका प्राइस इंक्रीज ही होता है, लोग फिर भी बाय करते हैं क्योंकि वो फैशन में होता है, क्योंकि फैशन में है, उसने पहना है मुझे भी पहनना है, चाहे प्राइस ज्यादा मुझे देना ही क्यों ना पड़े। सो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे भी फेल
होता है। या और एक एक्सेप्शन है स्टेटस सिंबल, यानी वो गुड्स जो स्टेटस सिंबल हमें दिखाती है। सिक्स्थ पॉइंट, स्टेटस सिंबल गुड्स, उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी जो स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, जो मतलब डिफरेंशिएट करे एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से, उसको हम बोलते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, रोनाल्डो कार है, या किसी के पास फरारी गाड़ी है, इट इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, तभी उनका प्राइस क्योंकि अप होता है, हम उनको डिमांड करते हैं क्योंकि हम मतलब हमें स्टेटस रहना है, सोसाइटी में रखना है, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले बुलेट बाइक कम लोगों के पास थी, वो भी एक स्टेटस था। सो उनकी डिमांड तभी है जब उनका प्राइस अप होगा। अगर उनका प्राइस डिक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, सबके पास गोल्ड आएगा, तो वो स्टेटस सिंबल नहीं रह पाएगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस का मतलब है जिन पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है। स्टेटस सिंबल्स, गिवन गुड्स, इग्नोरेंस, शेयर मार्केट, फैशन रिलेटेड गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज होगी कभी कंज्यूमर को, तो इन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं होल्ड होता है। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। क्या हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एजम्पशंस मतलब किन पे लॉ ऑफ डिमांड किन एजम्पशंस पे बेस करता है, क्या रीजंस बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, यानी मोर गुड्स क्यों परचेज हम करते हैं जब डिमांड डिक्रीज होती है, डिमांड करो की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या लॉ ऑफ डिमांड की शेप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करो की अपवर्ड होगी, उसका मतलब है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। स्टेटस सिंबल गुड्स, गिवन गुड्स, इग्नोरेंस, शेयर मार्केट, फैशन रिलेटेड गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, यानी वो चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं होता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होल्ड होती है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के दरमियान, यानी लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे फेल होता है। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।